असद उमर साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब भी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए। लगाई साहब, क्या लगता है हुक्मरान जमात का एहतसाब होगा उनके मेंबरान का? अच्छा, ये अजीब बात है, जब अपोजिशन का एहतसाब होता है तो डायरेक्ट चेयरमैन नैब लोगों के कोई एक्सक्लूसिव वारंट निकालते हैं और गिरफ़्तार कर लेते हैं। शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुए, साद रफ़ी, ख्वाजा साद रफ़ी गिरफ़्तार हुए, सलमान रफ़ी गिरफ़्तार हुए और हमजा शहबाज अब तक जेल में हैं। मरीम नवाज़ गिरफ़्तार हुई, आसिफ अली जरदारी गिरफ़्तार हुए, फरियाल टालपर गिरफ़्तार हुई, खुर्शीद शाह जेल में हैं, खुर्शीद शाह गिरफ़्तार हुए। तो यहाँ पर कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बनता और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। भाई एक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उसमें चीनी चोरों के बारे में तफसील बता दी गई, ये डॉक्यूमेंट सामने आ गए। अभी जो बता रहे हैं जनाब एंकर साहब के जनाब, वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ का नोट मौजूद है। जो इख्तलाफ किया उनने कहा भाई ये टाइम नहीं है, देखें इस तरह की मार्केट सूरत हाल नहीं है, आप इस पर जो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो ये तो प्रॉब्लम पैदा करेगा। लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने जनाब अपनी मर्जी से जो भी किया, एक तरफ ये कि एक्सपोर्ट करके कमाया, एक तरफ ये हुआ कि सब्सिडी लेकर कमाया, एक तरफ ग्रोअर से कमाया। तो चारों पांचों उंगलियां घी में थे और जनाब हाशिम जवां बख्त हैं, वो अपने बख्त को दाद दे रहे हैं और अपने वालिद मखदूम रुकनुद्दीन को याद कर रहे हैं और भाई के बख्त में अपने भाई खुसरो बख्तियार के शाही में राज कर रहे हैं। उनका कोई पूछने वाला है थोड़ी, कोई उनसे पूछेगा नहीं, ना जहांगीर तरीन साहब को कोई पूछेगा। जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके बिरादर निस्बती बहुत करीब हैं। इस वक्त जो हैं वो जनाब वज़ीर आज़म के जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादे हुमायूं अख्तर साहब, वहाँ सारे भाई ताने बाने मिले हुए हैं, कौन किसी से बात करता है। और रज़ाक दाऊद साहब को कोई क्या कर लेगा, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। बस ये इंक्वायरियाँ हैं, ये नुमाइश है, ये चल रही है। अपोजिशन है वो जो गिरफ्तार होने के लिए है, अभी भी कल परसों फिर बुलाया हुआ है सबको, और लाइन लग जाओ और टिकट कटाओ तो लाइन बनाओ, सारे आगे पीछे हो जाओ। लगाई साहब, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने अक्टूबर और दिसंबर 2018 में चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी, लेकिन हमने देखा कि चीनी पर सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी थी और सिंध में ये देखा गया कि 2017 और 18 में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ी। तो फिर सिंध हुकूमत को क्यों घसीटा जा रहा है इस सारे मामले में? नहीं, तो सिंध हुकूमत को तो घसीटना उनका अपना मनसब यही है, उनका अपना जिम्मेदारी यही है। तारीख ने उनको ये जिम्मेदारी सपुर्द की है कि अगर कहीं अपोजिशन का नाम व निशान है तो उनका भी आएगा, उनको भी साथ में रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दें। वही इन दिनों में तो वो जेल में पड़े हुए हैं चीनी वाले जितने भी थे। आपको पता नहीं है कि वो जो है अपना मजीद साहब जो चीनी के बारे में जिनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लग रहे थे, गनी मजीद और उनके वालिद साहब, सारे के सारे जो हैं वो जेलों में रहे, अब भी जेलों में पड़े हुए हैं और सब्सिडी खाने वाले खा रहे हैं और आराम से डकार देकर बैठे हुए हैं, किसी को कोई पूछता नहीं है। ये होगा कुछ नहीं, ये सब नुमाइश है। लेकिन अगर शफाफ एहतसाब होता है, जो कि आप कह रहे हैं कि होगा तो कुछ नहीं, तो फिर इस केस में और कौन सी अहम शख्सियात हैं जिनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आपके ख्याल में? वज़ीर आला पंजाब वो जवाब दें, वज़ीर ख़जाना पंजाब वो जवाब दें, रज़ाक दाऊद जवाब दें, खुद वज़ीर आज़म, मतलब सारा कुछ उनकी अंडर अम्ब्रेला हो रहा है, उनकी छाँव में हो रहा है। वो तो सारे का सारा छप्पर भी हुई हैं, छाँव भी हुई हैं, हमारे सराइकी में कहते हैं छांदन भी हुई हैं। और मेरे ख्याल में जनाब वज़ीर आज़म को भी अच्छी तरह सराइकी वो बोल रहे हैं, और छांदन बने हुए हैं, साया किया हुआ है उन्होंने इस तरह के सारे करप्शन का। ठीक है नाज़रीन, यूनिस एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो सिचुएशन इस वक्त है कोरोना की, अगर यही सिचुएशन रहती है तो अगले 6 माह में यौमिया 6000 बच्चे मर सकते हैं, अपनी जान से जा सकते हैं। इस हवाले से भी आपको क्लिप दिखाते हैं कि इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया है। पाकिस्तान का नाम दुनिया के उन 10 खतरे से लाहक ममालिक में आ चुका है जहां पर अगले 6 माह में सबसे ज़्यादा अमवात का खतरा है। लगारी साहब, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बाजार भी खोल दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट भी खोली जा रही है। किस चीज़ का कॉन्फिडेंस है ये? कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक नैरेटिव बनाया गया कि जनाब इस तरह ना हुआ तो लोग भूख मर जाएंगे, अगर हमने ये लॉकडाउन किया तो लोग भूख से मर जाएंगे। नहीं, वो भूख से नहीं मारना चाहते हैं, वो लोग इस तरह से मारना चाहते हैं कि लोग जो हैं वबा का शिकार हों, कोरोना का शिकार हों और नेचुरल मौत कही जाए, उससे भूख से मर गए तो लोग जो है वो निकल आएंगे घरों से और कहेंगे कि जनाब ये सारा कुछ जो है हम तो मार ही रहे हैं, हमारे बच्चे तो मार ही रहे हैं।
तो फिर आप क्यों अपने घरों में बैठे हैं? तो इससे बेहतर यह है कि उनको वैसी मौत का शिकार कर दो। ये कोई हिकमत अमली है, ये कोई प्लानिंग है? हम नहीं चार्ज करते, इस तरह का चार्ज मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या इनको नज़र नहीं आ रहा है? ये सारी सूरत हाल इनके सामने नहीं है। ये हुकूमत के लॉसेस को अवाम के लॉसेस शुमार कर रहे हैं या हुकूमत के मुनाफे को अवाम का मुनाफा शुमार करते हैं? गलत बात है भाई। जहाँ सरकारी ख़जाना होता है या सरकारी ख़जाना बढ़ जाए तो भी अवाम को कुछ नहीं मिलता, सरकारी ख़जाना कम हो जाए तब भी अवाम पर फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होते हैं। आपकी महंगाई होती है जो उनके ऊपर असर करती है, वरना वो अपनी ज़िंदगी में फिर भी जिस तरह के भी हालात होते हैं गुजार ही लेते हैं ना। उनके पास शाम का खाना नहीं होता है फिर भी अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, उनके पास सुबह के लिए नाश्ते का नहीं होता है फिर भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आपने उनको एक अजाब में डाल दिया है। अब मालूम हुआ अब लोगों के बच्चे अगर चले जाने, इतनी बड़ी तादाद में यौमिया बच्चे उन 10 ममालिक में, अल्लाह ना करे, तो फिर किसकी बारी है? कौन इस सारी मुसीबत को झेलेगा? कौन अपनी आने वाली जो नस्ल है उसको इस तरह से ख़त्म होता देखेगा? ये हुकूमत ने बगैर सोचे समझे किया। हुकूमत ने एक महाजारा ही रखी। अगर सिंध हुकूमत ना कर रही होती लॉकडाउन, अगर वो सख्ती से इस सारी सूरत हाल का ना करी तो फिर वफाक कहता कि नहीं हम लॉकडाउन करेंगे, सिंध हुकूमत लॉकडाउन नहीं कर रही। अब सिंध हुकूमत चूँकि लॉकडाउन कर रही थी इसलिए उसका मुकाबला करना था। सारे वफाकी वज़रा सारी के सारे सामने। अब यहाँ के इन्होंने बसेंट खोल दी हैं। भाई आपकी दुकानों पर तो आप नहीं करा पा रहे हैं, ना कोई नकाब लगा रहा है, ना ये मास्क लगा रहा है, और ना कोई जो है आपके उसका एहतियात का जो आप SOP दे रहे हैं उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। तो फिर आप किस तरह से लोगों को कहेंगे, क्या कहेंगे? जब आप बसों पर सवार करेंगे देखिएगा कि एक बस में ओवरलोडिंग हो रही होगी। अब अगर ओवरलोडिंग हो रही होगी या आप सीट टू सीट बिठाएंगे, बराबर में एक मर्द बैठा है तो समझिएगा उसके साथ इसको लग गया, बराबर वाले को लग गया, फिर उसके बाद साथ वाले को लग गया, फिर मालूम जो लोग भी बैठे हुए हैं सब उसमें चले गए। तो ये तो सारी सूरत हाल सामने है, हमारी नजरों के सामने है, ये होने वाला है या हो रहा है। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट अब आई है, हुकूमत लेगी इसको संजीदा? नहीं, बिल्कुल नहीं लेगी। हुकूमत बिल्कुल नहीं लेगी, इसलिए कि हुकूमत हकीकत का सामना करना नहीं चाहती है। शायद हुकूमत का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें कि लोगों की जानों की उसके परवाह नहीं है। यानी क्या सोचा जा रहा है? किस आबादी के पाकिस्तान की आबादी को वैसे ही क्या दे रही है यार? आधी आबादी आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे, आप उनके घर में खाना पहुंचाते हैं। लोगों के बच्चे दूध न मिलने से बिलक कर रो रहे होते हैं, आप उनके घर में जाते हैं, दूध पहुंचाते हैं। आम हालात में लोग कौन सा बैठकर बेहतर वक्त में अच्छी तरह से खा रहे हैं? आम हालात में उनको आप क्या दे रहे हैं? आम हालात में तो पिछले 1.5-2 साल में जो आपने कयामतें ढाई हैं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। आपने लोगों को बेघर किया, बेरोजगार किया, दर बदर किया, रुला दिया लोगों को। और अब इस कोरोना में आपने लोगों को इस तरह से छोड़ा है कि जैसे आप इनके सबसे बड़े हमदर्द आप हैं। तो आपने तो इनको मौत के मुंह में डालने के धक्का दे दिया है। हकीकत है बिल्कुल। नाज़रीन, अपने अगले क्लिप की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने 13 मई को इसराइल का दौरा किया। उनका ये दौरा कैसा रहा, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको पहले क्लिप दिखाते हैं। ये पहला सरकारी दौरा था माइक पोम्पियो का। लगाई साहब, मौजूदा आलमी वबाई बहरान के दौरान ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल समझा जाएगा? एक तो ये कि जितनी तफसीलात शायद मसूद साहब बता रहे थे वो तो बहुत ही हौलनाक हैं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि उसके फ़ौरन बाद, यानी ये इनका प्रोग्राम जो है या न कल का है न परसों का, बहुत पहले का प्रोग्राम है इनका। और उसके बाद तो वो दौरा जो है वो करके मेरे ख्याल में जा भी चुके हैं माइक पोम्पियो। लेकिन एक बात, उसका फॉलोअप जो हुआ है वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो ये हुआ है कि चीन के सफ़ीर जो इजराइल में थे वो अपने घर में मुर्दा पाए गए हैं, और ये ख़बर आज मीडिया में आ रही है। ये बहुत ही एक ख़तरनाक डेवलपमेंट है। क्या ये तबाही मौत है या ये उस तरह की मौत है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अहम लोगों को निशाना बना कर की जाती है, और जिसके बारे में आपने वो पढ़ी होगी, जो इकनॉमिक हिटमैन जो किताब लिखी गई है कि किस तरह से लोगों को टारगेट किया जाता है, कि किस तरह से उनको हिट किया जाता है, किस तरह से उनकी जान ली जाती है। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं ये खुलकर सामने आ रही हैं। अगर चीन वहाँ पर पहुँचा है और चीन वहाँ की बंदरगाह ले चुका है, और अगर चीन जो है वो 300 किलोमीटर का एक मोटरवे भी बना रहा है और बड़े बड़े सड़क भी डेवलप कर रहा है, तो फिर ये अमेरिका के लिए एक बिल्कुल दूसरी सूरत हाल है। लेकिन अब ये और सूरत हाल है। मुझे एक बहुत बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है
वो ख़तरा जंग की सूरत में हो सकता है, वो ख़तरा कोल्ड वार की सूरत में हो सकता है, वो ख़तरा शदीद आलमी कशीदगी की सूरत में हो सकता है। मेरा ख्याल ये है कि अभी चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत कशीदगी में चले जाएंगे और उसके साथ साथ दुनिया पर उसके असरात मुरतब होंगे। हम बिल्कुल करीब हैं चीन के, हमारे ऊपर असरात मुरतब होंगे, इंडिया पर असरात मुरतब होंगे, अफगानिस्तान पर असरात मुरतब होंगे, ईरान पर असरात मुरतब होंगे, क्योंकि ईरान तो बरह रास्त इसराइल के साथ महाजराई की सूरत के हाल के अंदर है। तो यहाँ पर इस तरह का वाक़या हो जाना और चीनी सफ़ीर का अपने घर में इन हालात में उनका मुर्दा पाया जाना, ये बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा वाक़या। जाना मत। ये बॉल नजर नहीं आई आपको? बहुत आना। इस्लामाबादी का जीत गए 10 लाख रुपए थे पूरे। गोलगप्पे गोल गोलगप्पे गोलगप्पे गोल। नहीं मेरी बात सुनो, ठोको यहाँ ठोको। अरे दारिश का शो है यार, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। तोड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। जीत गए। गेम शो ऐसे चलेगा लीग रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।